एपिसोड 6। मज्जू के 6-7 बंदे ठीक ठाक जख्मी हुए, बाकी को भी छोटी मोटी चोटें आई हैं। नाना बता रहा था कि मज्जू बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है। नाना के सामने बड़ी गालियां और धमकियां दे रहा था कि रब्बन और उसके आदमियों को देख लूंगा, रब्बन के अड्डे की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा, वगैरह वगैरह। 2 बार के तजुर्बे के बाद भी साले की बुद्धि में बात नहीं आई। खामखा अपने बंदे ठिकाने लगवाने पर तुला हुआ है। रब्बन और रामू दोपहर के खाने के वक्त अड्डे पर वापस आए थे और खाने से फरागत के बाद रामू उनके दरमियान बैठा मजे ले लेकर तफसीलात से आगाह कर रहा था। उसकी गुफ्तगू से उन्हें इल्म हुआ कि वो और रब्बन नाना के पाड़े से होकर आ रहे हैं। नाना को रब्बन ने पैगाम भिजवाया था कि जरा मज्जू के अड्डे का चक्कर लगाकर वहां की सूरत हाल की खबर लें। मज्जू के तेवर जानकर उन्हें भी अपनी आगे की हिकमत अमली तय करने में मदद मिल सकती थी, इसलिए नाना का यह ताउन खासा अहम था। तो क्या मज्जू ने नाना के सामने कबूल कर लिया कि उसके आदमी ने सुरैया बानो के इख्वा की खातिर रात के अंधेरे में हमला किया था, लेकिन हमारे साथियों के चौकस होने की वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी? फारूक ने कदर हैरत से पूछा, ऐसे कैसे कबूल कर लेता वो? ये तो नाना की नजरों का कमाल था कि बिना उसके बताए भी सब खो जाया। जख्मियों को किधर छुपाता मज्जू? नाना ने अपनी आंखों से देखा, किसी का माथा फूटा है तो कोई लंगड़ा हुआ बैठा है। साले हरामजादे कहीं के। नाना ने मज्जू से पूछा तो होगा कि उसके बंदे कैसे जख्मी हुए। तकिए के सहारे बैठे कम्मू ने तजस्सुस का इजहार किया। सुबह डॉक्टर उसका चेकअप करके गया था और उसकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया था। पूछता कैसे नहीं, पट्टा लिया साला। बस इतना बोला कि एक पार्टी से लेन देन पर लफड़ा हो गया। नाना ने भी बात को ज्यादा नहीं कोरेदा कि उसको शक पड़ जाता और सोचता नाना रब्बन की खातिर खोज लगाना उसके अड्डे पर आया है। वो तो मज्जू से वही पुरानी बात करने गया था कि जिद छोड़कर जामे में आ जाए और अपने भाई बंदों से झगड़ा खत्म करे। जवाब में मज्जू ने खूब गालियां दी और बिल्कुल ही आउट हो गया। साफ बात है, अपने आदमियों की नाकामी पर बुरी तरह बल खाया हुआ साला। हर किसी के सामने खुलकर बोल भी नहीं सकता। बस यही कहता रहा कि रब्बन ने उसकी होने वाली बीवी को कब्जे में रखकर उसकी गैरत को चैलेंज किया है, इसलिए वो दुश्मनी किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। नाना ने उसे ऑफर किया कि 4 लोगों में बिठाकर लड़की से बात कर लेते हैं, सब साफ हो जाएगा कि लड़की खुद शादी पर राजी नहीं है। क्या रब्बन दादा जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन उस घटिया आदमी को अपने काले करतूत तो मालूम है ना, इसलिए राजी नहीं हुआ। बोला इस बात का फैसला अपन अपने तरीके से ही करेगा। मालूम उस फसाती के जहन में अब क्या है। दोनों तरफ के अच्छे खासे बंदे जख्मी करवा कर भी उसे चैन नहीं पड़ा। अपनी हवस की खातिर खामखा का खून खराबा करवाएगा। रामू की बात सुनकर फारूक ने जरा परेशानी से तबसरा किया। वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन गैर जरूरी खून खराबे को भी पसंद नहीं करता था। अभी अपन क्या कर सकता है? ठीक है, जो वो करना चाहता है उसे करने दो। इधर ही अपन लोग भी कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हुआ। रामू ने शाने उचकाकर बेनियाजी से कहा, रामू उस्ताद 16 ने ठीक बोले। अपन के अड्डे के लोग को ही जड़े नहीं है जो मज्जू की धमकी से डर जावे। आने दो सालों को उधर, पहले से ज्यादा मार खाकर जाएंगे। सबके दरमियान बैठे गोलू को भी जोश चढ़ गया और वो बढ़ चढ़कर बोलने लगा, 16 ने ठीक बोला। मज्जू के 2-4 गुंडों को तो अपना गोलू उस्ताद अकेला फड़का देगा। विजय ने छेड़ा। सब जानते थे कि गोलू लड़ना भिड़ना तो दूर की बात, चाकू भी ढंग से नहीं पकड़ सकता, इसलिए सब जोर से हंस पड़े। आप देख रहे हैं फारूक भाई, ये सारे मिलकर अपन का मजाक बना रहे हैं। किसकी मजाल है? जो गोलू का मजाक उड़ाए। मजाक उड़ाने वाले की नाक में रस्सी डालकर मैं एकदम सीधा नहीं कर दूंगा क्या? फारूक ने फौरन उसके दिलजोई की और उसके शाने पर हाथ रखकर उसे खुद से करीब कर लिया। साथ ही सबको आंख से इशारा किया कि अब ऐसी कोई बात ना कहें जो गोलू को बुरी लगे। सबने उसके एहतराम में अपनी हंसी जब्त कर ली। गोलू सबको अजीज था और फारूक की बात भी कोई नहीं टाल सकता था। इसके बाद महफिल मुंतशिर हो गई। सब अपने अपने मशगलों में मसरूफ हो गए। फारूक भी अपने कमरे में चला आया। सिरहाने की मेज पर लाइब्रेरी से लाई किताब धरी रखी थी। उसने किताब उठाकर खोली तो फौरन ही चांदबानो का चेहरा जहन में आ गया। वो शाम उसे अपने बाला खाने पर आने की दावत देकर गई थी और उसने भी एक तरह से वादा कर लिया था। जी न चाहने के बावजूद उसे इस वादे को निभाना ही था। चुनाचा थोड़ी देर मुताला करने और कमर टिकाने के बाद वो खड़ा हो गया। अलमारी में उसके धुले हुए और इस्तरी शुदा कपड़े एक तरतीब से रखे हुए थे। अपनी कम ज़हनी इस्तेदाद के बावजूद गोलू हर काम बड़े करीने से करता था। उसके कपड़े भी उसने बड़े करीने से रखे हुए थे। कुर्ते, पजामे, पतलून, कमीज सब अलग अलग हिस्सों में तरतीबवार रखी थी। फारूक ने चंद लम्हों के गौर करने के बाद एक पतलून और कमीज निकाली। यहाँ मुंबई में भी रिवाज था कि लोग बालाखानों पर जाते हुए कुर्ते पजामों का एहतमाम करते थे, लेकिन वो किसी गाहक की हैसियत से उस कूचे की तरफ जाने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए अपने लिबास में भी ऐसा एहतमाम गैर जरूरी जाना। मगरिब से जरा पहले वो तैयार होकर अड्डे से निकल पड़ा। उसकी रवानगी की खबर सिर्फ गोलू को थी और उसे भी उसने फकत इतना ही बताया था कि हवाखोरी के लिए जा रहा है। मुमकिन है वापसी में कुछ वक्त लग जाए। उसे तवाइफों और बालाखानों से कभी शुगफ नहीं रहा था, इसलिए इस वक्त भी वो किसी को ये नहीं बताना चाहता था कि किसी तवाइफ से मिलने बालाखाने जा रहा है। चांदबानो ने उसे जिस अंदाज का बुलावा दिया था उसे हर कोई नहीं समझ सकता था। उसके वहां जाने का सुनकर सब यही गुमान कर सकते थे कि चांदबानो के बेतहाशा हुस्न ने फारूक जैसे पत्थर में भी बिलाखर जोंक लगा ही दी और उसे अपने बारे में ये राय कबूल नहीं थी। तांगे में सवार वो उस बदनाम कूचे में पहुंचा तो रात ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए थे। इसी हिसाब से उस कूचे की रौनकें भी जागने लगी थी। पान वालों की पुकारें, फूलों की महक, बालाखानों से आती हंसी की झनकारें, कहीं कहीं झलक दिखाते हुस्न के जलवे। लगा बंधा सा मखसूस माहौल था।
फारूक तांगे से उतरकर एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा कि उससे जमरुद बाई के कोठे का पता मालूम कर सके, लेकिन दुकान पर पहुंचने से कबल ही एक मुखबिन्नी से आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। पैंट शर्ट में मलबूस तकरीबन 40-42 साल उस आदमी ने गले में सुर्ख रंग का रुमाल डाल रखा था और होठों पर भी पान की सुर्खी रची हुई थी। अपन के साथ चलो बाबू, एकदम A1 क्वालिटी का माल दिलाऊंगा। उसने आंख दबाकर फारूक को पेशकश की। फारूक को उसके वजूद से कराहियत महसूस हुई। वो उस शय का व्यापारी था जो उसे दरकारी नहीं थी, बल्कि हकीकतन उसे उसके बिकाऊ होने पर ही बेहद अफसोस था। सोचते क्या हो, दयाराम से बेहतर दाना दिखाने वाला तुम्हें इस पूरे बाजार में कोई नहीं मिलेगा। मुझे जमरुद बाई के कोठे पर जाना है। जमरुद बाई के पास जाकर क्या करोगे? वहां से अच्छा माल अपनी मुश्तरी बाई के पास है, एक से कंचा लड़की और रेट भी कम। जमरुद के कोठे तक चलते हो तो चलो, वरना अपना रास्ता नापो। फारूक ने जेब से एक नोट निकालकर उसके आगे लहराते हुए सर्द लहजे में कहा तो उसके माथे पर बल से पड़ गए, लेकिन जाहिर है वो सामने लहराते नोट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चनाचे मजबूरन रजामंदी जाहिर करते हुए बोला, आपकी यही जिद है तो चलिए, दिखा देता हूं वहां तक का रास्ता। वो बादल नाखास्ता ही राजी हुआ। फारूक मुश्तरी बाई के कोठे तक चलने पर राजी हो जाता तो वो इससे मिलने वाले नोट के अलावा मुश्तरी बाई से भी कमीशन पाता। अपनी लौंडिया की शौहरत फैलाकर खूब गाहक समेट रही जमरुद बाई, पर होशियार ऐसी है कि ऊंची पार्टी देखे बगैर लौंडिया को सामने नहीं करती। आने वाला दीप की हसरत मन में लिए वापस लौट जाता है। रहनुमाई का फरीजा अंजाम देता दयाराम बड़बड़ाने के अंदाज में उसके कानों में मालूमात उंडेल रहा था। मकसद यकीनन यही रहा होगा कि रास्ते में ही वो अपना इरादा मुलतवी करके उसकी पेशकश के मुताबिक मुश्तरी बाई के कोठे पर चलने पर राजी हो जाए। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ चलता जवान इस मिजाज का ही नहीं है कि हुस्न और अदा की तलाश में इस तरफ आया हो। वो तो किसी की इल्तिजा पर बस इंसानियत के नाते इस कूचे में आन निकला था, सो कान लपेटे चलता रहा। पान और गजरे नहीं लोगे बाबू? वो ठिठका और एक पल को सोचा कि इनकार कर दे। वो कोई गाहक की हैसियत से तो जमरुद बाई के बालाखाने पर नहीं जा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि हकीकत कुछ भी हो, ज़ाहिरन वो इस एक हैसियत से ही बालाखाने की सीढ़ियां चढ़ सकता है। फिर हर जगह के अपने उसूल कवायद और तौर तरीके होते हैं जो आदमी को चाहते या ना चाहते हुए भी अपनाने ही पड़ जाते हैं। सो दयाराम की मदद से गजरों और पान का तकल्लुफ भी पूरा कर डाला। ये लो बाबू, ये आ गया जमरुद बाई का कोठा। यहाँ से आप खुद ही सीढ़ियां चढ़ के जाओ, अपन इससे आगे जाने वाला नहीं है। चंद कदम मजीद आगे चलकर दयाराम ने रोशनियों से जगमगाते एक 2 मंजिला कोठे की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा तो उसने उसको इनाम देकर रुखसत कर दिया। बालाखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर झिझक रहे थे। उसे कब आदत थी ऐसी जगहों पर आने की? चांदबानों के इसरार पर आ तो गया था, लेकिन अब ख्याल आ रहा था कि क्या जमरुद बाई से बरह रास्त चांदबानों से मुलाकात की फरमाइश करना आसान होगा? फिर उसका भी तो आसानी से रजामंद होना मुश्किल ही था। नाना के पाड़े पर मज्जू दादा की बेताबी पर उसने उसे कैसा साफ जवाब पकड़ा दिया था। मुमकिन है कि वो उसे भी इनकार कर देती। ऐसे में उसमें और मज्जू में भला क्या फर्क रह जाता? यह ख्याल दिल में आया तो सीढ़ियां चढ़ते कदम मजीद सुस्त पड़कर थम गए। उसी वक्त कोई ऊपर से नीचे उतरा। फारूक ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो सुबह चांदबानों के साथ लाइब्रेरी भी आया था। आप? वो फारूक को सामने पाकर ठिठका। मैं आपको देखने नीचे बाजार जा रहा था, आइए मेरे साथ। वो पलटा तो फारूक उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कानों ने एक खूबसूरत गीत के बोलों और मौसीकी के साथ घुंघरूओं की झनकार सुनी। जमरुद बाई के कोठे पर महफिल सज चुकी थी। अपने रहनुमा के पीछे चलते हुए उसने हरेरी पर्दे और मोतियों की लड़ियों से सजे दरवाजे के सामने से गुजरते हुए समझ लिया कि महफिल वहीं सजी है। उसका रहबर उसे अपने साथ लिए एक राहदारी से गुजारता सबसे आखिरी कमरे तक ले गया और एक बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। आजो मस्तान, दरवाजा खुला है। जवाब में अंदर से चांदबानों की आवाज सुनाई दी तो मस्तान के नाम से पुकारे जाने वाले उसके वफादार ने हल्का सा दबाव डालकर दरवाजा खोला और मुअद्दिब लहजे में इत्तला दी, आपके मेहमान तशरीफ ला चुके हैं बेबी। हाय अल्लाह। चांदबानक अदा से कहती हुई दरवाजे की तरफ लपकी और चांदी की तरह फारूक के सामने तुलू हो गई। सफेद कुर्ते पजामे पर सफेदी रंग का चुना हुआ दुपट्टा ओढ़े वो सरतापा चांदनी में नहाई महसूस हो रही थी। सिंगार के नाम पर उसकी आंखों में पड़े काजल के डोरों के सिवा कुछ ना था, लेकिन बनाने वाले ने ही उसे इस कदर सजा सवार कर बनाया था कि वो यूं सादगी में भी 16 सिंगार से लैस नजर आती थी। अंदर आ जाइए, उसने कपकपाती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर छाए खुशी का रंग देखकर फारूक को ख्याल आया कि अगर वो अपना वादा इफा ना करता तो इन हसीर नुकसारों पर खिलते गुलाब जर्द पड़ जाते और वो बाहर को खिजा में बदलने के जुर्म का मुर्तकिब ठहरता। हमारा रोआ रो आपका मुंतजर था, लेकिन दिल को धड़का भी लगा हुआ था कि जाने आप आए या ना आए। मैं शायद इस कूचे का रुख कभी ना करता, लेकिन आपके इंतजार का ख्याल ही खींच लाया। यह हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमारे इंतजार का इतना ख्याल किया। चांदबानों की आवाज में खनक थी। ऐसा लगता था कि उसे रूबरू पाकर उसने हफ्ते अकीम की दौलत पाली हो। ये गजरे हैं आपके लिए। फारूक को कुछ और समझ ना आया तो हाथ में थामे गजरे ही उसकी तरफ बढ़ा दिए। हमें यकीन है आपने गजरे किसी के मशवरे पर खरीदे होंगे, खुद आपके दिल में तो ऐसा ख्याल आना मुश्किल था। उस नॉर्मल लड़की का अंदाजा गजब का था। फारूक झेप गया। चांदबानो बड़े मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराई और उसके हाथ से गजरे लेकर बड़ी नजाकत से अपनी कलाइयों में पहनने लगी।
گول بھری بھری کلائیوں سے لپٹ کر گجروں کی خوبصورتی یکدم دو چند ہو گئی. ان سے آپ کے ہاتھوں کی مہک آ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے اتنی عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگی. چاند بانو نے کلائیوں کو ناک کے نزدیک لے جا کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر سحر زدہ سے لہجے میں بولی. فاروق بس چپ رہ گیا. ارے ہم نے آپ کی کوئی خاطر مدارا تو کی ہی نہیں. آپ کی آمد نے اتنا بوکھلا دیا کہ آداب میزبانی بھول گئے. چند لمحات کی خاموشی میں چاند بانو کو اچانک یہ خیال آیا تو بوکھلا کر کھڑی ہو گئی. جھٹکے سے کھڑے ہونے کے باعث اس کا شریر آنچل سر سے ڈھلک گیا. خاطر مدارات کو رہنے دیجیے اور وہ گفتگو کیجیے جس کے لیے آپ نے دعوت دی تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ میں آپ کے انتظار کے احترام میں بار بار اس طرف کا رخ کر سکوں. وہ چاند بانو کے روپ بدلتے رنگوں سے خوفزدہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگا. چاند بانو کے چہرے پر سایہ سا لہرایا. اس کے گلابی لبوں نے کچھ کہنے کی جرت کی، لیکن پھر یکدم ہی آپس میں پیوست ہو گئے. اسی وقت دروازے کی طرف بڑھتے تیز تیز قدموں کی چاپ سنائی دی. پھر کسی نے ذرا پریشان سے انداز میں زور سے دستک دی. آ جاؤ. چاند بانو نے خود کو سنبھال کر باوقار لہجے میں کہا اور دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی. دروازہ فوراً ہی کھلا اور کھلے دروازے سے مستان اندر داخل ہوا. کیا بات ہے مستان؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چاند بانو نے قدرے تشویش سے پوچھا. فاروق نے بھی مستان کے چہرے کا غیر معمولی پن محسوس کر لیا تھا اور خود اس کے اندر بھی کوئی علام سا بجنے لگا تھا. مجو دادا انگریز افسر کے ساتھ آیا، ساتھ میں اس کے کئی چیلے بھی ہیں. بائی جی سے ضد کر رہا ہے کہ اپنے انگریز دوست سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. پھر بائی جی سمجھا رہی ہیں کہ آپ تھکی ہوئی ہیں اور کسی صورت آج کوئی ملاقات یا محفل آرائی نہیں کر سکتی، لیکن وہ سمجھنے کو راضی نہیں. بس یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کا دوست بہت بڑا افسر ہے اور اگر اس کا مطالبہ نہ مانا گیا تو بائی جی کے ہاتھوں سے کوٹھا بھی جا سکتا ہے. مستان نے حالات کی سنگینی کو واضح کیا. بائی جی کو بتا دو مستان کہ آج ہم کسی بھی قیمت پر کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے. چاند بانو کی پیشانی پر تشویش سے بل تو ضرور پڑے، لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. لیکن بیبی اس طرح تو بہت نقصان. یہ ٹھیک کہہ رہا چاند بانو، آپ ان لوگوں سے ملاقات کر لیجئے، میں کسی اور وقت آ جاؤں گا. فاروق نے بھی رفع شر کے خیال سے اسے مشورہ دیا. ایک تو مجو خود اچھی خاصی فتنہ پرور شخصیت کا مالک تھا، دوسرا اس کے ساتھ انگریز افسر کی موجودگی کریلا وہ بھی نیم چڑھا کے مصداق تھی. ایسے میں چاند بانو کی ضد حالات کو خراب کر سکتی تھی. اس وقت ہم نفع نقصان کی پرواہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. چاند بانو کا جملہ مکمل ہوتی کمرے کے دروازے سے زمرد بائی نمودار ہوئی. اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی رقم تھی. آداب. فاروق کو دیکھ کر اس نے رسمی سے لہجے میں کہا اور فوراً چاند بانو کی طرف متوجہ ہو گئی. مستان نے تمہیں صورتحال تو بتائی دی ہوگی، اس وقت ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. آپ مشکلوں سے نکلنے کا ہنر خوب جانتی ہیں. یہ مت بھولیے کہ آج کی شام کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان پہلے سے معاہدہ طے پا چکا ہے اور آج آپ ہمیں کسی بھی قسم کی زحمت دینے کی پابند نہیں ہیں. ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن اس وقت ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں. یہ اس کوٹھے کی بقا کا معاملہ ہے. اتنے بہت سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا کر وعدہ وفا کرنے کے بجائے ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ اسے ایک شام کے بدلے جتنی چاہے شامیں مانگ لینا، لیکن اس وقت مصلحت سے کام لو. زمرد کے لہجے میں بیک وقت حکم اور التجا تھی. لالچ تو خوب ہے، لیکن آپ ہی بتائیے کہ کیا دعوت دے کر بلائے گا مہمان کو رخصت کر دینا خلاف آداب نہ ہوگا؟ چاند بانو کا تیکھا پن برقرار تھا. اس مرحلے پر فاروق نے ایک بار پھر مداخلت کرنی چاہی، لیکن باہر سے سنائی دینے والے ہنگامے نے اسے اپنی بات نہیں کہنے دی. آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں اور زمرد بائی کے ملازم انہیں روکنے کی التجا آمیز کوششیں کر رہے ہیں. آوازیں سن کر زمرد بائی سراسیمہ سی ہو کر باہر کی طرف لپکی. اسی وقت باہر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی. بہت سی چیخوں کے ساتھ چاند بانو کے ہونٹوں سے بھی ایک سریلی چیخ برآمد ہوئی. اتنی آوازوں میں اس بات کا تعین کرنا کہ گولی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا محض ہوائی فائر کیا گیا ہے کافی مشکل تھا. صورتحال کو گمبھیر کرنے کے لیے گولی کی دہشت ہی کافی تھی. فاروق اگرچہ دہشت زدہ نہیں ہوا تھا، لیکن تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا. حالات کا رخ بتا رہا تھا کہ اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن تصادم کی صورت میں اس کی پوزیشن بہت نازک ہو جاتی. باہر ایک ایسا دشمن جو پہلے سے ہی اس سے بے پناہ خار کھایا ہوا تھا اپنے متعدد چیلوں کے ساتھ موجود تھا، اور اس پر ترا یہ کہ وہاں ان کے روایتی ہتھیاروں کے علاوہ آتشی ہتھیاروں کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی تھی. یہ کیا غضب کرتے ہیں سرکار؟ اس لونڈی کے بالا خانے پر بھلا آپ کو اس موزی ہتھیار کے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کون ہے جو آپ کی خدمت سے انکار کرے؟ بیبی سو رہی تھی، بس اسے جگانے میں ذرا وقت لگ گیا. آپ چل کر آرام سے بیٹھیے، وہ بھی تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے. صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے فاروق نے دروازے کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی کہ باہر سے زمرد بائی کی آواز سنائی دی. اس کے لہجے میں خوف ضرور تھا، لیکن یہ اندازہ بہرحال ہو رہا تھا کہ چلنے والی گولی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے. اپنے انداز کی درستگی کو جاننے کے لیے اس نے دروازے سے ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھا. مجو، اس کے ساتھ کھڑے سوٹڈ بوٹڈ انگریز اور ان کے پیچھے موجود 4-5 افراد فوراً ہی فاروق کی نظروں میں آ گئے. زمرد بائی کے ملازمین بھی دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ سمٹے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ بائی مجو کے روبرو تھی. پل بھر میں اس پوری صورتحال کا جائزہ لے کر اس نے سر دوبارہ اندر کر لیا. بہانے بناتی ہے کتیا کی بچی، صاف بول کہ اندر کسی اور یار کو لیے بیٹھی تیری لونڈیا. مجو کو شاید اس کی جھلک دکھائی دے گئی تھی، سو زمرد بائی کی التجا کے جواب میں زور سے دھاڑا اور پھر شاید بائی کو دھکیلتا ہوا اس طرف بڑھا.
फारूक को मालूम था कि मखलूबुल गज़ब मज्जू ने अगर चांदबानों के कमरे में उसे देख लिया तो किसी किस्म की रियायत नहीं करेगा। वो फुर्ती से अपने दिफा के लिए हरकत में आया और कमरे के वस्त में बिछी मसहरी के दूसरी तरफ कूद कर यूं दुबक गया कि अंदर आने वाले किसी भी मर्द की फौरी तौर पर उस पर निगाह ना पड़ सके। लम्हे भर के फर्क से मज्जू कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था, जबकि उसके साथ मौजूद अंग्रेज अफसर के हाथ में पिस्तौल भी साफ दिखाई दे रहा था। मज्जू के चेलों के भी खाली हाथ होने का गुमान नहीं किया जा सकता था। ऐसे में उसे जो भी करना था बहुत सोच समझकर और संभल कर करना था। किधर है वो तेरा यार? कमरे में आते मज्जू ने चिल्लाकर चांदबानो से पूछा। वो जवाब क्या देती, खड़ी कांपती रही। रिलैक्स दादा, रिलैक्स। इतना ब्यूटीफुल लेडी से इतना लाउड होकर बोलने को नहीं मांगता। ये तो जस्ट लाइक अ फुल मून है। तुमने क्या नेम बोला था इसका? चांदबानो। वंडरफुल। इस पर यह नेम बहुत सूट करता है। अंग्रेज अफसर को चांदबानो के बेमिसाल हुस्न ने सहरसदा कर दिया था। चनाचे उसने जरा सख्त लहजे में मज्जू को टोका और फिर चांदबानो की तरफ कदम बढ़ाए। करीब आकर उसने चांदबानो का चेहरा अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश की तो वो नागवारी से एक तरफ हट गई। शराब के नशे में चूर अंग्रेज अफसर जो अपनी ही धुन में था, उसकी इस हरकत पर जरा सा लड़खड़ा गया। मज्जू किसी गुलाम की तरह उसको संभालने के लिए लपका। ये वो लम्हात थे जब सबकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर उस मंजर की तरफ मबजूल हो गई थी। चनाचे फारूक ने अपनी जगह से हरकत की और मसहरी के पीछे से निकलकर तकरीबन उड़ता हुआ अंग्रेज अफसर तक पहुंच गया। उसका रफीक चाकू इस पल उसकी मशाक उंगलियों के दरमियान मौजूद था। कोई उसके खिलाफ कुछ करता, इससे कबल उसका बायां बाजू अंग्रेज अफसर को दबोच चुका था और उसके चाकू की नोक अफसर की शारक पर टिक गई थी। ये तू आराम के पिल्ले, और तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। मुझसे पहले तुम्हारा दोस्त अपनी जान से जाएगा मज्जू। चाकू का दबाव कुछ और बढ़ाते फारूक ने ठंडे लहजे में मज्जू को आगाह किया। कोई मिस्टेक मत करना दादा, ये जैसा बोलता है वैसा सुनो। मौत को गर्दन से लिपटा देखकर अंग्रेज अफसर का अफसरी और शराब दोनों का नशा हैरान हो गया। चनाचे वो बौखलाए हुए लहजे में मज्जू को समझाने लगा। उसका वो पिस्तौल जो कुछ देर पहले वहां दहशत फैलाने का सबब बना था, फारूक ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए उसके गुब्बारे से हवा मुकम्मल तौर पर निकल चुकी थी। हम गुलामों पर रहम कीजिए, अगर इस बाला खाने पर खून खराबा हुआ तो फिर यहाँ कौन सी महफिल आबाद हो सकेगी। मज्जू और उसके साथियों के पीछे कमरे में लौट आने वाली जमरुद बाई को अपनी ही फिक्रें थी। चनाचे वह हाथ जोड़े सबसे बैक वक्त इल्तिजा कर रही थी। इसके बरक्स चांदबानो की आंखें चमक उठी थी और वो सताइशी नजरों से फारूक को देख रही थी। आप घबराएं मत मिस्टर विलियम, अपन इस कल के लौंडे से बहुत अच्छी तरह निमट सकता है। अपनी जगह पेचोताप खाते मज्जू दादा ने अंग्रेज अफसर का हौसला बुलंद किया। उसके साथियों के तेवर भी बता रहे थे कि वो बस दादा की तरफ से एक इशारे के मुंतजर हैं, वरना उन्हें फारूक की तिक्का बोटी करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा मिस्टर विलियम। ये सब बेशक मिलकर मेरा हशर बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जब तुम खुद एक लाश में तब्दील हो चुके होगे। फारूक ने अंग्रेजी में अपने बाजू के शिकंजे में मौजूद अंग्रेज अफसर को आगाह किया, जो बैक वक्त उसकी अंग्रेजदानी और धमकी से मुतासिर हो गया और धार से मुशाबा लहजे में चीखा, आए सेठ दादा, तुम कुछ नहीं करोगे, जो ये बोले वो सुनो। वो यकीनन बड़ा अफसर था जो मज्जू दादा ना चाहते हुए भी उसके हुक्म के आगे मजबूर हो गया और गजबनाक निगाह से फारूक को देखते हुए बोला, ठीक है, अभी टाइम तुम्हारे हाथ में, बोलो क्या बोलना मांगता है। मैं मिस्टर विलियम को अपने साथ लेकर बाहर जाऊंगा, फिर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम और तुम्हारे साथी भी बाहर होने चाहिए। याद रखना, यहाँ की किसी शय या शख्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे यकीन है कि यह मर्दों की लड़ाई है और इस लड़ाई में तुम औरतों को नुकसान पहुंचाकर अपनी मर्दानगी की तौहीन नहीं करोगे। ठीक है, अभी अपन तुम्हारा हर बात मानेगा, पर तुम भी याद रखो, इधर वालों से अपना तुमसे अलग फड्डा है। वो एक तरह से उसे बावर करार था कि फिलहाल तो वो उसकी हर बात मान रहा है, लेकिन जमरुद भाई और चांदबानो से उसका मामला दीगर है। जब तक तुम्हारा मेरा सामना नहीं हुआ था, दोनों बातें अलग अलग थी, लेकिन अब से दोनों मेरी पनाह में हैं और इन्हें पहुंचने वाले किसी नुकसान को मैं अपना नुकसान समझूंगा। फारूक ने मज्जू को साफ जवाब पकड़ा दिया। उसे इल्म नहीं था कि उसके इन दो जुमलों का मज्जू से ज्यादा असर चांदबानो पर हुआ है और वो किसी फूल की तरह खिल उठी है। अपने कद से बड़ी बातें मत करो लौंडे, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। किसका कद कितना है ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल तुम अभी की बात करो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ बहक जाए और बेचारे मिस्टर विलियम बेकार में अपनी जान से चले जाएं। मज्जू से ज्यादा बहस करना उसे वक्त के ज़िया के मुतरादिफ महसूस हुआ। चनाचे हालिया सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल कर ली। उसकी धमकी आमेज बात सुनकर विलियम कांप सा गया और जल्दी से उसकी तायद करते हुए बोला, दिस मैन राइट, अभी हमें सब फिनिश करना मांगता। ठीक है मिस्टर विलियम, सिर्फ आपकी खातिर अपन पीछे हट जाता है। मज्जू रास्ता छोड़कर एक तरफ हट गया। उसके चेलों को भी उसकी पैरवी करना पड़ी। रास्ता मिल जाने पर फारूक इसी तरह विलियम की शरक पर चाकू की नोक रखे उसे हल्के से धकेलते हुए आगे बढ़ा। इन लम्हात में वो पूरी तरह चौकन्ना था और अपनी 2 आंखों से 10 आंखों का काम ले रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मज्जू और उसके चेलों की आंखें उसी पर जमी हैं और अगर वो जरा भी चूक गया तो वो सारे के सारे मिलकर उसे छाप लेंगे। विलियम को ढाल बनाकर उसने चांदबानो के कमरे और फिर बालाखाने से बाहर तक का फासला कामयाबी से तय कर लिया तो कदरे इत्मीनान महसूस करने लगा। हालांकि बाहर भी कोई अच्छा मंजर नहीं था। जमरुद भाई के कोठे पर चलने वाली गोली की आवाज बाजार के हंगामों के बावजूद कई लोगों ने सुनी थी और बहुत से लोग सूरत हाल जानने के लिए नीचे जमा हो गए थे।
اور ولیم کو چاقو کی زد میں لیے باہر آتے دیکھ کر کئیوں کے لبوں سے چیخیں نکل گئیں۔ ولیم کی شہرک پر جمے چاقو کے علاوہ اس کے بائیں ہاتھ میں پستول بھی موجود تھا، اور یقیناً لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ کوٹھے پر چلنے والی گولی اسی نے چلائی ہے۔ اس کے ساتھ بھی خوب تماشا ہی ہوا تھا، زندگی میں کبھی اس کوچے کی طرف کا رخ کرنے کا سوچا بھی نہ تھا، اور اب پہلی بار ادھر آیا تو جیسے اس کی آمد کا اشتہار لگ گیا تھا۔ اس ہجوم میں جانے کتنے لوگ تھے جو اس کی یہاں موجودگی اور پھر اس سارے ہنگامے کے چشمدید گواہ بن چکے تھے۔ اس نے کوشش کر کے خود کو صورتحال کی طرف سے بے نیاز کر لیا اور انتظار کرنے لگا کہ مجو اور اس کے ساتھی اس کی دی گئی 5 منٹ کی مہلت میں باہر آ جائیں۔ انتظار کے مختصر لمحات میں ایک الگ ہی اندیشے نے اس کے خیال میں سر اٹھایا۔ مجو بھی تو اس کی چال اس پر لوٹا سکتا تھا، وہ بھی زمرد بائی اور چاندبانوں کی شہرک پر چاقو رکھ کے باہر نکل آتا اور اسی کی طرح دھمکیاں دیتا ہوا ولیم کو چھوڑنے کی بات کرتا تو اس کے پاس کیا گنجائش رہتی؟ بے شک چاندبانوں اور زمرد بائی سے اس کا کسی قسم کا جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال تھی تو وہ دو بے قصور کمزور عورتیں۔ کیا وہ اپنی فتح کے لیے ان دونوں کی جان کی بازی لگانا منظور کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی بے بسی کے احساس نے اسے بری طرح مضطرب کر دیا۔ اضطراب کے عالم میں اس نے مجو کے آدمیوں کو بالا خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا۔ ایک ایک کر کے مجو سمیت وہ سب نیچے اتر آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اب معلوم نہیں کہ مجو کوئی ترکیب ہی نہ سوچی تھی یا اس کے خیال میں بازار کی وہ عورتیں اس لائق ہی نہیں تھی کہ وہ انہیں گورے افسر ولیم کی برابری پر کھڑا کر کے سودے بازی کرتا۔ آدمی عموماً دوسروں کے بارے میں اپنے حال کے مطابق ہی قیاس کرتا ہے۔ مجو جس سطح کا آدمی تھا، اس کے نزدیک انگریز افسر ولیم اور چاندبانو وغیرہ کے درمیان کسی تقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھلا افسر اور طوائف کے فرق کو ذہن سے نکال کر دونوں کو انسان کے درجے پر مساوی کیسے رکھ سکتا تھا؟ اور یہی سوچ اس وقت فاروق کی مددگار ثابت ہوئی تھی، ورنہ وہ کڑے امتحان میں پھنس جاتا۔ تم سب 15 منٹ تک یہیں رکے رہو گے، میں مسٹر ولیم کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آگے جا کر میں نے آزاد کر دوں گا، تم میں سے کوئی میرے پیچھے آنے کی غلطی مت کرنا۔ ولیم سمیت قریب کھڑے ایک تانگے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بلند آواز میں مجو اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا۔ زمرد بائی پر افسرانہ شان سے آنے والا ولیم کسی بھیڑ کی طرح شرافت سے اس کے اشارے پر چلتا تانگے میں سوار ہو گیا۔ ان دونوں کے سوار ہوتے تانگے والے نے گھوڑے کو چابک رسید کر کے آگے بڑھا دیا۔ تانگے والے کا چہرہ فاروق کے لیے شناسا تھا، لیکن جن حالات میں وہ پھنسا ہوا تھا اسے پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا کہ تانگے والے کے لیے شناسائی کا یہ احساس کیوں کر ہو رہا ہے۔ کدھر چل رہے ہیں بابو؟ کہیں اور جانا ہے یا ادھر فاروقی مسجد کے پاس والے محلے میں لے چلوں؟ تانگا بازار سے نکلا تو آگے بیٹھے کوچوان نے اس سے پوچھا۔ فاروق جو بیک وقت ولیم اور اپنے تعاقب پر دھیان رکھے ہوا تھا، کوچوان کے سوال پر چونکا۔ اسی وقت اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی ہندو کوچوان ہے جس نے کچھ روز قبل لائبریری سے واپس آتے ہوئے اسے اڈے کے پاس اتارا تھا اور وہاں اس کی مجو کے 2 آدمیوں سے جھڑپ ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ اسے ایسے ہی حالات میں ملا تھا کہ اس کی اور مجو کے ساتھیوں کی ٹھنی ہوئی تھی اور وہ انگریز افسر ولیم کو اپنے تحفظ کے لیے یرغمال بنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہیں چلنا ہے لالا، فاروق نے کہا اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسے ولیم کو اتارنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ اسے وہ اڈے تک اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اسے خود بھی معلوم تھا کہ ایک انگریز افسر کا اغوا کتنا نازک معاملہ ثابت ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہی بہت تھا، اب مزید گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ذرا یہاں روک دو۔ ایک رات دیر گئے تک کھلے رہنے والے چائے خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے فاروق نے کوچوان کو حکم دیا تو اس نے فوراً تانگا روک دیا۔ آپ یہاں اتر سکتے ہیں مسٹر ولیم، یہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی۔ فاروق نے شائستگی سے کہا تو ولیم کے سراسیمہ چہرے پر رونق دوڑ گئی۔ شہرک کے بعد اب سفر کے دوران پہلو سے لگے چاقو نے اس کی جان سولی سے لٹکائی ہوئی تھی اور وہ یوں فاروق سے تعاون کرتا رہا تھا کہ ذرا سی جنبش پر یہ چاقو اس کی جان لے گا۔ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ پروانہ آزادی ملنے پر تیزی سے نیچے اترتے ولیم کو فاروق کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فاروق اس کے پستول کا چیمبر خالی کرنے کے بعد پستول اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پستول تھام لیا جس کی حیثیت فی الحال لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ کی نہیں رہ گئی تھی۔ فاروق نے صرف اس خیال سے گولیاں نکال لی کہ کہیں ہتھیار ہاتھ میں آنے کے بعد ولیم کو مہم جوئی کا خیال نہ آ جائے۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے پستول کا استعمال کرنے بیٹھ جاتا تو مشکل ہو جاتی۔ اس کا پستول فاروق مال غنیمت کے طور پر بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ واقفیت رکھنے کے باوجود اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ربن کے نزدیک چاقو جیسی کلاسیکل شے کے مقابلے میں آتشی اسلحے کا استعمال سخت ناپسندیدہ تھا۔ اس کے مطابق یہ ہتھیار دہشت اور تباہی پھیلانے میں تو بے شک آگے تھے، لیکن آدمی کی ہنرمندی کو چاٹ جاتے تھے۔ وہ چاقو بازی کو ایک باقاعدہ فن قرار دیتا تھا اور اس کے نزدیک فنکار کے ہاتھ میں وہی شے سچتی ہے جو اسے فنکار ثابت کر سکے۔ اپنا یہ فن اس نے فاروق میں بھی منتقل کیا تھا اور وہ چاقو کے بجائے پستول ہاتھ میں لے جا کر اپنے استاد کی دل آزاری نہیں کر سکتا تھا۔ ناگزیر حالات کی بات اور تھی۔ چلو۔ ولیم پستول ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گیا تو اس نے کوچوان کو حکم دیا۔ تانگا ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ کمزور گھوڑے کے زور سے چلتے اس تانگے کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ وہ گولو کو اپنے تاخیر سے آنے کا بتا کر اڈے سے چلا تھا، اس لیے وہ سلسلے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ واقعات عجیب ہی طرح پیش آئے تھے۔
चांदबानों के इल्तिजानुमा बेहद इसरार पर उसने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी कोटे का रुख किया था और बड़ा ही अनोखा इत्तेफाक था कि उसके मुखालिफ मज्जू दादा ने भी ऐन उसी शाम अपने खास मेहमान समेत उस तरफ का रुख किया था। मुमकिन था कि वो चांदबानों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता, लेकिन अपने वादे और फारूक की वहां मौजूदगी के बायस समरूद बाई को इनकार करना पड़ा। इस इनकार को मज्जू दादा ने अपनी अना का मसला बना लिया और दंदनाता वो अपने साथियों समेत चांदबानों के कमरे में पहुंच गया। वहां जो उसने फारूक को इनकार की वजह के तौर पर देखा तो मजीद मुश्तैल हो गया और यकायक मामलात एक तवाइफ के उसूल से आगे निकलकर अपने दुश्मन के मुकाबले तक पहुंच गए। इन हालात में अगर फारूक ने होशमंदी और फुर्ती से काम नहीं लिया होता तो जमरुद बाई के कोठे से सही निकलना मुमकिन न होता। इस सारे किस्से में विलियम के मुलविस होने के बायस उसे मुस्तकबिल में मजीद पेचीदगियों का भी अंदेशा था। उसे तभी यह भी मालूम न था कि विलियम किस महकमे का अफसर है, लेकिन इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अफसर तो वो बहरहाल था और उसकी ख्वाहिश पर पुलिस समेत कोई भी महकमा फारूक और उसके साथियों के खिलाफ हरकत में आ सकता था और यही बात उसके लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि वो अपने साथ बहुत सौ को मुश्किल में डाल चुका है, लेकिन जो हो चुका था उसे पलटाया भी नहीं जा सकता था। उसके पास एक ही हल रह गया था कि वो अड्डे पर पहुंचते ही रब्बन को हालात से आगाह कर दे। तजुर्बे और जहानत दोनों में रब्बन उससे बहुत आगे था और इस मसले का कोई हल तलाश करने में वो बेहतर किरदार अदा कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गुम वो अपने गिरदोपेश से बेखबर बैठा था कि तांगे को लगने वाले अचानक झटके ने उसको चौंका दिया। क्या हुआ? तांगा क्यों रोक दिया? रास्ता बंद है बाबू, कोचवान ने वहशतज़दा लहजे में उसे आगाह किया। इस दौरान उसकी नजरों ने भी वो जीप देख ली थी जो तांगे के बिल्कुल सामने रुकी हुई थी और जिससे मज्जू के आदमी छलांगे लगाकर उतर रहे थे। उसका बेसाख्ता ही अपनी अक्ल पर मातम करने को जी चाहा। यह जीप तो उसे जमरुद बाई के बालाखाने के करीब भी खड़ी देखी थी और जाहिर है विलियम की मिल्कियत थी, लेकिन उसने ध्यान ही ना दिया और अब उसे अपनी गलती का खमियाजा भुगतना था। वो तसव्वुर कर सकता था कि उसकी वहां से रवानगी के बाद क्या हुआ होगा। अपने पास इस तेज रफ्तार सवारी की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मज्जू और उसके साथी उसके बाजार से निकलने के बाद हरकत में आए होंगे। उन्हें उसकी मंजिल का तो इल्म था ही, चुनांचे उन्होंने इतना फासला बरकरार रखा होगा कि उसे अपने ताक़ुब का इल्म ना हो सके। बाद में शायद उन्हें चाय खाने के करीब उतारा गया विलियम भी मिल गया हो। चुनांचे उनके अज़ाइम की राह में कोई रुकावट ना रही और वो जीप में सवार होकर उसके सर पर चढ़ाए। अब उन्होंने उसे घेर लिया था। उनके खतरनाक इरादे उनके चेहरों और जिस्म की एक एक हरकत से छलके पड़ते थे। फारूक जानता था कि तन्हा उन सबको शिकस्त देकर बच निकलना तकरीबन नामुमकिन है। फिर भी अपने चाकू हाथ में लिए बावकार अंदाज में तांगे से नीचे जा उतरा। आज तेरे बदन पर इतने घाव लगेंगे कि रब्बन दादा को गिनती भूल जाएगी। उसके अन मुकाबिल खड़े होते मज्जू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे आगाह किया। मुझे यकीन है दादा देखकर खुश होगा कि मैंने हर बार अपने सीने पर रोका और पीठ दिखाकर भागने की कोशिश नहीं की। अभी देखे लेते हैं कि तेरे अंदर कितना दमखम है। मज्जू चाकू थामे फारूक की तरफ लपका। फारूक ने अपनी नजरों को उसके चाकू पर मुर्तकिज कर दिया, लेकिन उसे मालूम था कि यहाँ एक चाकू नहीं है। मज्जू के साथी भी पूरी तरह तैयार खड़े हैं और अब तक मज्जू और उसके साथियों का जो किरदार सामने आया था वो यकीन नहीं कर सकता था कि वो उनकी दुनिया के कायदे कवानीन की पाबंदी करेंगे और उसके और मज्जू के दरमियान फैसला हो जाने तक अपने हाथों को बांधे रखेंगे। हुआ भी यही। उसने खुद पर हमलावर मज्जू के वार से बचने के लिए जो ही पैंतरा बदला, इर्द गिर्द खड़े कम से कम 3 आदमी मजीद हरकत में आ गए। फारूक ने अपने चाकू वाले हाथ को फैलाकर दायरे की सूरत में घूमते हुए इतनी तेजी से गर्दिश दी कि कोई उसे छू भी ना सका। अलबत्ता उसके चाकू की धार ने उनमें से एक के बाजू को निशाना बनाकर चीखने पर मजबूर कर दिया। स्टॉप! उसी वक्त फिजा में एक धारती आवाज गूंजी और विलियम राइफल बरदार मंजर में शामिल हुआ। तुम में से कोई भी हरकत में आए तो हम उसे गोली मार देगा। उसने बैक वक्त फारूक और मज्जू दादा के चेलों को मुखातिब किया। आप हट जाए मिस्टर विलियम, अपन इससे खुद निमट लेगा। मज्जू ने सीना फुलाकर अपनी बहादुरी साबित करना चाही। नो, कोई कुछ नहीं करेगा, हम खुद इसे हैंडल करना मांगता। यह हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाएगा और वहां हम इससे अपने तरीके से निपटेगा। मज्जू के चेहरे पर मायूसी दौड़ गई। इधर फारूक ने भी गहरा सांस लिया। एक अंग्रेज अफसर की नाराजगी के शिकार फर्द से पुलिस स्टेशन में क्या सलूक किया जा सकता था यह कोई इतना नाकाबिले फहम भी ना था, लेकिन अब उसके पास कोई जाय फरार भी नहीं रही थी। राइफल थामे विलियम के तेवर जमरुद बाई के कोठे के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक भी थे और वो पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना भी नजर आ रहा था।